हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज रामायण सीरीज का हमारा पार्ट 5 है। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये पार्ट 5 है। इससे पहले जिन्होंने 4 पार्ट नहीं देखे हैं पिछले, वो 4 पार्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है रामायण सीरीज के नाम से, उसमें आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है पर्वत श्रृंखलाएँ दी हुई हैं और इसके सामने इसकी सर्वोच्च चोटियाँ लिखनी है। यहाँ पर देखिए, मेरा एक वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। उस वीडियो लेक्चर में मैंने कंप्लीट, ये देखिए, ये वीडियो लेक्चर का स्क्रीनशॉट है आपके सामने, ठीक है, ये उसका स्क्रीनशॉट है। यूट्यूब पर ये लेक्चर है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने कंप्लीट बताया था भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनकी सबसे सर्वोच्च चोटियां कौन सी हैं, पूरा डायग्राम के माध्यम से उसमें बताया गया है। आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है पर्वत श्रृंखला और इसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपसे अगर पश्चिमी घाट पूछे तो देखिए, ये रहा पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये आपको दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ई, ये लिखा हुआ है अन्नामुड़ई। अन्नामुड़ई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अन्नामुड़ई। अन्नामुड़ई पश्चिमी घाट की चोटी है और इसकी हाइट 2695 मीटर है। अगला, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी घाट ये रहा, ये पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जिस बिंदु पर आकर मिलता है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलगिरी लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदगाड़ा। क्या नाम है? जिंदगाड़ा। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जबकि पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। क्या नाम है? डोडा बेट्टा, ठीक है। चलिए, अगला, सतपुड़ा पर्वतमाला की या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इसके बाद विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये विंध्य पर्वत है और विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, विंध्य पर्वत को विंध्यांचल कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी, ये क्वेश्चन अभी पीटी के एग्जाम में भी पूछा गया। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसके अलावा गारो, ये देखिए यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ हैं, ये गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। इसमें गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। क्या नाम है? नोकरेक। अगला, हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और एवरेस्ट दुनिया की भी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर, ठीक। अगला, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कुछ पुस्तकें दी हैं और उसके लेखक आपको बताने हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक छांटी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखिए, पहली पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। और इसको लिखा है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले, ठीक, आपको लिख लेना है साथ साथ, महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। इस बात को भी आप साथ साथ लिख लें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद अगली पुस्तक है तोहफातुल मुवाहिदीन। इस पुस्तक को फारसी भाषा में लिखा गया और इसे लिखा है राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय, याद रखिएगा, इसके लेखक है राजा राम मोहन रॉय। तोहफातुल मुवाहिदीन, इस पुस्तक को फारसी भाषा में लिखा और इस पुस्तक का हिंदी में नाम है एकेश्वरवादियों को उपहार। इस पुस्तक का हिंदी में नाम क्या है?
एकेश्वरवादियों को उपहार, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक, देखिए तोहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक का नाम है हिंदी में एकेश्वर वादियों को उपहार, और इसी पुस्तक को अंग्रेजी में नाम दिया गया अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवादी, जो एक ईश्वर की पूजा करते हैं, और जो कई ईश्वरों की पूजा करते हैं उनको कहते हैं पॉलीथीस्ट, कई देवता। जैसे हिंदू धर्म पॉलीथीस्ट होगा, और मुस्लिम धर्म, इसके अलावा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ये मोनोथीस्ट है, ये एक ईश्वर की पूजा करते हैं। और इसी पुस्तक को फारसी भाषा में लिखा था, और पुस्तक का नाम था तोहफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, तो ध्यान रखना किसने लिखी है पुस्तक, राजा राम मोहन रॉय ने। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय की जब बात हुई है तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत से सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में। ठीक है, तो भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा, 1829 में कानून बनाकर, और ये किसके समय बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, जिसमें सहयोग किसका रहा, राजा राम मोहन रॉय का प्रयास रहा, इनका योगदान रहा, और इनके योगदान से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, कानून बनाकर सती प्रथा खत्म कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक बात रखनी है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में। ठीक, 1828 में। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, और भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए भारतीय पत्रकारिता का जनक, तो ये भी इन्हीं को कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इनका एक अखबार है जो आपको याद रखना है, नाम है संवाद कौमुदी। क्या नाम है, संवाद कौमुदी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ माइंड पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा राजयोग भी स्वामी दयानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद ने, है ना। द पावर ऑफ माइंड स्वामी विवेकानंद ने, राजयोग स्वामी विवेकानंद ने, कर्मयोग स्वामी विवेकानंद ने। ये तीनों की तीनों पुस्तक लिखी हैं स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने ये तीनों पुस्तकें लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र, इनका नाम था नरेंद्र, और इनको विवेकानंद की उपाधि दी थी, विवेकानंद इनको नाम दिया गया है खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, वहाँ के राजा ने ही इनको विवेकानंद नाम दिया था। ठीक है, अगला हिंद स्वराज पुस्तक, और दूसरी है सत्य के मेरे प्रयोग। ये दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और बात आपको एक याद रखनी है कि हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में, गुजराती भाषा में। और सत्य के मेरे प्रयोग अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इस पुस्तक का नाम ये था। और हिंदी में नाम क्या है, सत्य के मेरे प्रयोग। और ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ये महात्मा गांधी की क्या है, आत्मकथा। तो सत्य के मेरे प्रयोग क्या है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ये बात आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, सत्य के मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन के बारे में इसमें बताया है। अगला है गीता रहस्य, इसे लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद इंडियन स्ट्रगल, इसे लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। जातियों का विनाश लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है, इसका हिंदी में रूपांतरण हम कहेंगे जातियों का विनाश या जातियों का उन्मूलन। अगली पुस्तक है व्हाइट टाइगर्स, ये एक नॉवेल है और इसको लिखा था अरविंद अडिग ने। अरविंद अडिग, ये अरविंद अडिग के द्वारा लिखा गया पहला नॉवेल था और इसी नॉवेल के लिए इनको मैन बुकर प्राइज मिला था। मैन बुकर मिला है अरविंद अडिग को व्हाइट टाइगर्स के लिए। अगला है रेत समाधि, रेत समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री को, और ये हिंदी का पहला नॉवेल है
जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो हिंदी का पहला नॉवेल जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है वो है रेत समाधि, और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसे कहते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या नाम है उसका, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको। रेत समाधि नॉवेल का अंग्रेजी में नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक, रेत समाधि। और इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने, गीतांजलि श्री ने, भारत की हैं गीतांजलि श्री, उन्होंने इसको लिखा है। और इसके अलावा खास बात यह है कि इस नॉवेल को, ये पहला हिंदी का नॉवेल है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है, साहित्य की दुनिया में, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला, अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको लिखेंगे शशि थरूर। किसने लिखी है, शशि थरूर ने। द इंडिया स्टोरी लिखी है बिमल जालान ने, और बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, बिमल जालान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका नाम है वेटिकन सिटी। दुनिया के सबसे छोटे देश का नाम क्या है, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी इटली का ही हिस्सा है। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे। अगर आपसे कहा जाए इटली ना, तो इटली का एक मैं रफ मैप यहाँ पे बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखिए इटली ऐसा है दिखने में, ठीक है, इस तरह से, इसमें ये आइलैंड है इसके, और ये इटली का एक मेन हिस्सा है। तो जो वेटिकन सिटी है वो यहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर ये हिस्सा वेटिकन सिटी है, और ये देश है अलग। लेकिन ये किस देश के अंदर है, देखिए आप, ये इटली के अंदर है। किस देश के अंदर है, इटली के, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वेटिकन सिटी किस देश के अंदर है, तो आप कहेंगे ये इटली के अंदर है वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी है, इसके दक्षिण में रोम है, और रोम इटली की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस आइलैंड का नाम है सिसिली। क्या नाम है, सिसिली आइलैंड, ठीक है, सिसिली आइलैंड। और ये छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, इसका नाम है लेपारी। और इसी आइलैंड पर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। क्या नाम है, स्ट्रोम्बोली। और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनका संबंध किस जनजाति से है, तो वो संथाल जनजाति से आती हैं, ठीक है, संथाल। ये जनजाति कौन सी है, संथाल। और एक चीज और याद रखनी है आपको, कहाँ की रहने वाली हैं वो, ओडिशा। कहाँ से आती हैं, ओडिशा से। अगला, पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा कौन से संविधान संशोधन से मिला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। इसका आंसर है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। अगला है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। देखिए अभी जो महान्यायवादी थे उनका नाम था के वेणुगोपाल। अब के वेणुगोपाल के स्थान पर बने हैं आर वेंकट रमणी। क्या नाम है, आर वेंकट रमणी। ये हमारे नए महान्यायवादी हैं, और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। कौन से अनुच्छेद में है, 76 में, ठीक है। और महान्यायवादी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बैठक में हिस्सा ले सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है पूछा जाए तो वो महान्यायवादी है, जो संसद की बैठकों में हिस्सा भी ले सकता है, वहाँ पर बोल भी सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। मतदान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो वहाँ का संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और दूसरी बात याद रखनी है, महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है भारत का, तो महान्यायवादी है, ठीक है। चलिए अगला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। देखिए पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था राज्यपाल, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या बन गया है, यूटी बन गया है। यूटी का मतलब क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना कब, तो आप कहेंगे 31 अक्टूबर
सन 2019। और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर सन 2019। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था आर्टिकल 370 हटाकर। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया और इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा, एक जम्मू कश्मीर बनाया, एक लद्दाख, और दोनों को बनाया केंद्र शासित प्रदेश। और ये काम हुआ 31 अक्टूबर सन 2019 को। तो जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गया, लद्दाख भी यूटी हो गया। तो जम्मू कश्मीर में अब राज्यपाल होगा या उपराज्यपाल होगा? उपराज्यपाल। जैसे दिल्ली भी केंद्र शासित है, वहाँ पे क्या होता है? उपराज्यपाल। तो यहाँ पर भी कौन है? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल वर्तमान में है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया गया था उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाया गया तब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला 11वां क्वेश्चन। मिजोरम के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? ठीक है, मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं हरिबाबू खम्बनपति। हरिबाबू खम्बमपति ये नए गवर्नर बनाए गए हैं मिजोरम के। इसके अलावा मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने? देखिए मेघालय के नए राज्यपाल इसलिए क्योंकि मेघालय में अभी तक राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक का कार्यकाल पूरा हो गया, अब सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ गवर्नर रहते हुए कई उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए जिससे कि केंद्र सरकार उनसे नाराज रही और उन्होंने आगे उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया। अब वो गवर्नर नहीं है किसी भी राज्य के। इसीलिए मेघालय में नया राज्यपाल आया है और मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को, यानी बीडी मिश्रा को। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा, ठीक है, इनको नया गवर्नर बनाया गया है मेघालय का। और बीडी मिश्रा वर्तमान में मेघालय के भी गवर्नर हैं और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नृत्य और राज्य। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नृत्य लिखे हैं, अब इसके सामने इसके राज्य। ध्यान रखिएगा, ये जो हमने नृत्य लिखे हैं ये क्लासिकल डांस हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताइए, ध्यान से सुनिएगा, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताइए, तो ध्यान रखिए इसके 2 आंसर हैं, एक आंसर है 8, एक आंसर है 9। ठीक, कैसे सुनिए। अगर आपसे कहे संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8। कितनी है? 8। लेकिन अगर पूछे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 9, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को, किसको? छऊ नृत्य, पश्चिम बंगाल का नृत्य है छऊ, छऊ को शास्त्रीय नृत्य मान लिया है। अभी संगीत नाटक एकेडमी ने इसको, छऊ को शास्त्रीय नृत्य नहीं माना है। तो दोनों आंसर याद रहेंगे। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या? 8। जबकि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितनी है, तो आप कहेंगे 9। क्यों? क्योंकि उन्होंने छऊ को भी क्या मान लिया है? नृत्य मान लिया है, शास्त्रीय नृत्य मान लिया है। ठीक है, तो देखिए जिनको संगीत नाटक एकेडमी ने माना है वो 8 कौन से हैं, वो देखिए शुरू में 8 लिखे हैं। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा मोहिनीअट्टम, चौथा कुचिपुड़ी, 5वां कथक, छठा मणिपुरी, 7वां ओडिसी और 8वां सत्रिय। और ये जो छऊ है इसको किसने माना है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी ने अभी तक नहीं माना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके राज्य लिखने हैं। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला आता है कथकली, और कथकली है केरल का। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी केरल का। ठीक है, केरल एकमात्र राज्य है जहाँ के 2 नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, केरल एकमात्र राज्य है जहाँ के 2 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है, शास्त्रीय नृत्य माना गया है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हैं? केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर भारत का, और उत्तर भारत में विशेष रूप से कहाँ? यूपी और राजस्थान।
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक, इन क्षेत्रों का। अगला मणिपुरी, ये कहाँ का है, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर का। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है ओडिशा का, ठीक है, ओडिशा का। पहले ओडिशा का नाम उड़ीसा था, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया सन 2011 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्रिया, ये है असम का शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया असम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सत्रिया पर, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा, ठीक, शास्त्रीय नृत्य असम का है, ठीक है, असम राज्य में होता है। छऊ है पश्चिम बंगाल, छऊ कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, और इसको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, जबकि अभी तक संगीत नाटक अकेडमी ने ऐसा नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है। एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसके लेखक हैं भरत मुनि। क्या नाम है, भरत मुनि, नोट कर लीजिएगा, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, भरत मुनि। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी का गठन कब किया गया, तो 1953, 1953 में, इसको भी याद रखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी इंपॉर्टेंट है। नैमिसारण्य तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा सीतापुर। सीतापुर में नैमिसारण्य है, कई ऋषियों की तपस्थली मानी जाती है। अगला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। ऐसा राज्य जहां पर SC लोगों की प्रतिशत जनसंख्या ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या नहीं पूछी है, प्रतिशत ज्यादा हो, तो पंजाब है। पंजाब में जितने लोग रहते हैं उसका 31% SC कैटेगरी के लोग रहते हैं, SC अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। कि किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो आप संख्या के मामले में क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 16% SC रहते हैं। अब आप 20 करोड़ का 16% निकालो, ठीक है, 20 करोड़ का 16% बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, 20 करोड़ का 16% हुआ लगभग 3 करोड़ 20 लाख, ठीक है, और पंजाब की जनसंख्या भी इतनी नहीं होगी, तो इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या SC की कहाँ रहती है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज वाइज कहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं, तो पंजाब में, ठीक है। पंजाब में अगर 100 लोग रहते हैं तो 31 लोग SC हैं। जम्मू कश्मीर की राजभाषाओं की संख्या कितनी है, तो 5। जम्मू कश्मीर की कितनी राजभाषाएं हैं, 5, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की 5 हैं। सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की हैं, कौन कौन सी, सबसे पहला उर्दू, दूसरा कश्मीरी, तीसरा हिंदी, चौथा अंग्रेजी और पांचवा डोगरी, ठीक। ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जम्मू कश्मीर की। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये हुआ है। इसकी टोटल जो लैंग्वेज है वो कितनी हो गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 5 हो गई हैं, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी, ठीक। अगला 18वां क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा, शांति का नोबेल मिला था 1970 में, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में नहीं मिला, शांति में मिला, क्योंकि कृषि में नोबेल मिलता ही नहीं है। नोबेल केवल 6 फील्ड में मिलता है। कमेंट बॉक्स में बताइए वो 6 फील्ड कौन कौन से हैं जिनमें नोबेल दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन, नॉर्मन बोरलॉग। ये USA के रहने वाले थे, कहाँ के, USA के, लेकिन इनकी कर्म भूमि कहाँ थी, मैक्सिको। इन्होंने काम मैक्सिको में किया है और पैदा कहाँ हुए थे, USA में, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए अगला, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन जन्म दिवस पर यानी 26 नवंबर को, कब, 26 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है। 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को इनके जन्मदिन पर। अगला, भारत में किस नदी के नाम पर भारत सरकार एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है, तो ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय का नाम है सिंधु विश्वविद्यालय, सिंधु यूनिवर्सिटी। और ये सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ है, लद्दाख। कहाँ होगा, लद्दाख में, ठीक। चलिए, सिंधु नदी के नाम पर, ध्यान रखिएगा, अभी तक किसी भी नदी के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय तो हैं, ठीक है, लेकिन नदी के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय अब तक नहीं था, अब हो गया सिंधु विश्वविद्यालय। तो
आपसे पूछे बताओ नदी के नाम पे कोई विश्वविद्यालय है, तो है, प्राइवेट विश्वविद्यालय है, शारदा विश्वविद्यालय, शारदा यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, चलिए अगला 21वां और अंतिम क्वेश्चन है। कुछ नेशनल पार्क हमने यहाँ पे लिए हैं, आपको बताना है ये कौन से राज्य में है। पहला है नामदफा नेशनल पार्क, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये किस झील पर तैर रहा है? लोकटक झील पर। और लोकटक झील पूर्वोत्तर की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ठीक है, और इस पर कौन सा पार्क स्थित है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। सिमलीपाल है ओडिशा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में। पेंच है मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का आपको एक और ध्यान रखना है, रामायण सीरीज में पहले हो चुका है, कुनो, कुनो नेशनल पार्क भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहां पर चीते लाए गए थे नामीबिया से। ठीक है, चलिए अगला साउथ बटन नेशनल पार्क, यह है अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ध्यान रखना है, साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। ये भी एक चीज याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में है साउथ बटन, सबसे छोटा नेशनल पार्क। अगर रायमोना नेशनल पार्क, ये असम में है, और ये असम का छठा नेशनल पार्क है, जबकि असम में टोटल कितने हैं? 7 नेशनल पार्क, जिसमें छठे नंबर पर कौन था? रायमोना। ठीक है, 7वां बन गया है दिहंग पटकाई, दिहंग पटकाई। ठीक, ये 7वां नेशनल पार्क है। असम में 7 नेशनल पार्क हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अगला साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली भी कहाँ है? केरल में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ है? केरल में। ठीक, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर देखे हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने जिसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, इसको आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।